प्रिय दर्शकों, ज्योतिष भी एक विज्ञान है और इस विज्ञान को हमारे ऋषियों मुनियों ने सबसे पहले बनाया। अगर बिल्कुल सही गणित की जाए, सही जानकारी दी जाए तो हर एक बिंदु ज्योतिष का आपको सत्य साबित होगा, सत्य ही लगेगा। ध्यान रखना, आप अगर अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देख रहे हो तो उनमें से प्रमुख क्या है, उन प्रमुख बातों को सबसे पहले अवश्य जान लेना चाहिए। फिलहाल अगर इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो ये निश्चित है कि आप कुंडली देखना इतनी सरल ढंग से सीख जाएंगे कि आप स्वयं औरों की कुंडली का भी फलादेश करने में सक्षम होंगे। देखिए मैं कितनी आसान विधि से आज आपको समझा। अगर हम लग्न देखते हैं तो प्रथम भाव हमारा यही होगा, यानी जहां पर हमने लग्न लिखा है। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी ये 12 भाव होते हैं कुंडली में। आपकी कुंडली हो, किसी की भी हो, भाव आपको ये 12 मिलेंगे। आप जानते हैं गणित में पढ़ाया जाता है 360 अंश का चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज है जो 90, 90, 90, 90, 360 अंश, और चूंकि इसमें 12 खाने हैं तो 12 से अगर इनको भाग कर दिया जाए तो 12 3 36, यानी 30-30 अंश के सभी भाग बन जाते हैं। इसीलिए ग्रहों की गणना 30 अंश के आधार पर की जाती है। आप जानते हैं यहाँ पर हम जैसा कि बता रहे हैं, सबसे पहले आप ग्रहों को भी जान लीजिए, उसको भी मैं बना देता हूँ जिससे सीखने में आसानी रहे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझ में आपकी आ जाए, मैं चाहता हूँ, इसलिए बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी अगर इसको देखता है तो पूरी तरह से समझ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मेघ, इन राशियों का क्रम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर अगर है मेघ तो मेघ का 1 ही नंबर रहेगा। वृष का 2 नंबर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, बदलना नहीं है तो नहीं बदलना है। और मिथुन का 3, कर्क का 4, सिंह का 5, कन्या का 6, तुला का 7, वृश्चिक का 8, धनु का 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12, यानी 12 राशियां हैं और उनका नंबर भी यही रहेगा। कुंडली में कहीं भी कोई नंबर पड़ा, 10 नंबर यहां पड़ा है, अगर कोई कहे कि 10 नंबर इसका स्वामी कौन, तो आप तुरंत बता सकते हैं मकर, यानी मकर का स्वामी जो ग्रह होता है। मैं उसको भी लिख देता हूं, ग्रहों का नाम भी लिख देता हूं। मेघ का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और इसके बाद मीन का गुरु। अब यहां पर विचारणीय बात यह है कि यहां पर मंगल यानी 1 और 8, इन दोनों का स्वामी मंगल होता है। मेघ और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। इसी प्रकार से वृष और तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है, जबकि कर्क अकेला, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है और धनु का और मीन का, इन दोनों का स्वामी गुरु होता है, जबकि मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। बहुत आसानी से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा
कि आप केवल देखते जाइए और याद करते जाइए, रट लीजिए, आपको सब याद होता चला जाएगा। तो ये दो राशियों के स्वामी हमने बता दिए। कर्क और सिंह को छोड़ करके सभी दो राशियों के स्वामी हैं, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो और चाहे शनि हो। चंद्र और सूर्य को छोड़ करके वो एक एक राशि के स्वामी। चीज हम और देखेंगे, वो क्या? वो ये कि इनको हम बल यानी इनकी अवस्था, कितना बल है इनमें, ये भी देखना अत्यधिक जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम कुंडली देख रहे हैं और ग्रहों का बल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन सा ग्रह कितना फल दे सकता है? ये बहुत जरूरी होता है। तो इसको भी हम 2 शब्दों में बना देते हैं। 0 से 6 ये हो गई बाल अवस्था, ये अवस्था है और ये अंश बल है। 0 से 6 ये बाल अवस्था है, 6 से 12 कुमार अवस्था है, और इसी प्रकार 12 से 18 ये युवावस्था है, 18 से 24 वृद्ध अवस्था है, और 24 से 30 ये हमारी आप देख सकते हैं मृत अवस्था है। ये अवस्थाएं हैं 5 भागों में बांटी गई हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर कोई ग्रह 0 से 6 अंश के बीच में है तो पहली बात तो बाल अवस्था का, इसमें विषम और सम बताया जाता है, वो हम आगे चल करके आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जो प्रमुख चीज है उसको पहले समझ लीजिए, वो भी हम बता देंगे, उसमें कुछ नहीं होता है। अगर ये हमारी जो लिखी है इनको हम विषम अवस्था में देखेंगे और सम अवस्था में ये यहाँ पर जैसे 2 और 4 और 6 8 ये सम अवस्थाएं हैं और सम राशियां हैं, और 1 3 5 और 7 9 ये विषम राशियां हैं। तो इन राशियों के आधार पर इनको हम आगे अवस्था के हिसाब से बांटेंगे, वो हम बाद में समझाएंगे, इसको पहले समझ लीजिए। जैसे 0 से 6 बाल अवस्था, बाल अवस्था का सीधा सा संबंध होता है जैसे छोटा बालक चंचल होता है। तो यानी अगर कोई ग्रह इस अंश में है तो समझ लीजिए उसकी चंचलता अधिक, यानी वो चंचल है। मैं एक समझाने के तरीके से आपको बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसके बाद कुमार अवस्था, कुमार अवस्था की स्थिति क्या होती है? जो 6 से 12 के अंश में। अब बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं कुमार अवस्था में तो क्या करते हैं? वो जिम्मेदार नहीं होते, उनका जहां मर्जी हुआ वहां टहले, जैसे मर्जी हुई वहां गए, जो मर्जी हुई वो कर रहे हैं, मनमौजी होते हैं, इसको कहते हैं गैर जिम्मेदार। तो ये गैर जिम्मेदार, इसके तो इनमें बल थोड़ा इनसे अधिक होता है। इसके बाद मेन होता है 12 से 18 युवावस्था, ये प्रमुख मानी जाती है। ये ऊर्जावान होता है, इसी में शक्ति होती है, इनके पास ऊर्जा होती है और काम करने की भरपूर ताकत, यानी इसी अवस्था में ये पूरा कार्य करते हैं। यानी कोई भी ग्रह अगर 12 से 18 के बीच में है तो वो अपना पूरा कार्य करेगा। और इसके बाद 18 से 24 वो वृद्ध हो जाता है। तो वृद्ध में पॉजिटिव यानी क्या, वो गंभीर होता है, क्योंकि उसे जीवन का एक अनुभव मिलता है, गंभीरता आ जाती है उसके अंदर, काफी गंभीरता, और अनुभवी कितना हो जाता है कि लोग उसके पास जाके बैठते हैं वृद्ध के पास कि भाई अपने जीवन का अनुभव बताइए। तो अगर ये 18-24 तो इसके पास शक्ति तो नहीं होती, कमजोर होता है, किंतु ये गंभीर होता है और अनुभव ज्ञानी बहुत होता है। तो ये कहीं पर अच्छा भी है, बस कार्य करने में केवल ये कमजोर है। इसके बाद मृत अवस्था जो आता है तो इसमें कोई भी ग्रह हो अच्छा फल नहीं देता। सीधा सा अर्थ है कि ये जब मृत अवस्था है, मृत का मतलब सीधा आप समझते हैं मृत, उसमें कोई बल नहीं, तो ये कोई भी काम नहीं करता। ये समझ गए। अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ आगे, इसमें और समझ लीजिए। मान लीजिए ये कुंडली आपकी है या किसी की भी है, अब हम कैसे देखेंगे कुंडली को, इसका कैसे हम इसका फलादेश हम कैसे करेंगे? मान लीजिए 1 नंबर, यहां पर देखिए नंबर से मतलब नहीं है, यहां पर मैंने 1 नंबर 2 नंबर लिख दिया है। आपकी कुंडली में यहां पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई हो सकता है। ऐसे ही जब 2 अगर यहां है तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 4 5, उसी प्रकार से क्रम चलता है। अगर यहां पर 6 नंबर लिखा है तो 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हो जाएगा। अगर यहां पर 7 नंबर लिखा है
अब ध्यान ये देना है, जो नंबर लिखा है वही नंबर की आपकी लग्न है। मान लीजिए अगर यहां पर 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर आप देख सकते हैं कन्या लग्न, यानी आप कन्या लग्न के हैं। अगर यहां पर 8 नंबर लिखा है तो 8 नंबर देखिए वृश्चिक, यानी आप वृश्चिक लग्न के हैं। अगर यहां पर 11 नंबर लिखा है तो 11 का आप देख सकते हैं कुंभ, यानी आप कुंभ लग्न के हैं। सीधा सा अर्थ है, जिस लग्न के आप हैं उस लग्न का जो स्वामी होता है आपके जीवन में, आपके पूरे जीवन में, यानी पूरा आपके जीवन पर पूरा अधिकार उसी का होता है, क्योंकि ये लग्नेश होता है। सूत्र में क्या है कि कितने भी राजयोग क्यों न हो, कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों न हो, अगर आपकी लग्न कमजोर हो गई, आपका लग्नेश कमजोर हो गया, तो किसी भी राजयोग का फल आपको नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिए। अब विचार कीजिए, इसका मतलब लग्न बहुत ही प्रमुख है। लग्न का मतलब क्या है? लग्न यानी तुम स्वयं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, यही तो इंजन है, यही लग्न है। इसलिए देखिए यहां पर मैंने लिख दिया आत्मा, शरीर, मस्तिष्क, स्वभाव, ये सब लग्न को, यानी इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं? आत्मा देखते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका मस्तिष्क कैसा, मस्तिष्क मतलब सीधा विचार, आपके विचार कैसे हैं, आपका शरीर, आप पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये भी यहीं से हम देखते हैं। और यहां पर अगर 3, 6, 7, 11 ये 4 राशियां हो तो उनको कहा गया है बलवान माना जाता है। अगर यहां पर 1 नंबर जहां लिखा, अगर यहां पर 3 यानी मिथुन, यहां पर कन्या राशि हो, यहां पर तुला राशि हो, यहां पर कुंभ राशि हो, तो कहते हैं इनको यहां पर विशेष बलवान माना गया है। दूसरी चीज, सूर्य अगर यहां पर बैठ जाए तो सूर्य यहां के कारक होते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया सूर्य कारक है। अगर यहां पर सूर्य बैठ जाए तो अत्यधिक बलवान माने गए हैं, इसलिए सूर्य यहां के कारक हैं। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं क्या क्या देखा जाता है। यहां पर देखिए परिवार यानी कुटुंब, धन, आंख, कान, नाक, आपकी वाणी, प्रेम, संचित धन, संचित यानी जमा किया हुआ बैंक बैलेंस भी देखा जाता है, क्रय विक्रय, ये सब कुछ आप, यानी 2 नंबर, ये धन का है स्थान, ये कुटुंब का स्थान है, ये आंख का है, नाक का है, कान का है, ये आपकी वाणी का है, आपके संचित धन का है ये स्थान। यहां से इनके बारे में विचार किया जाता है 2 नंबर से। 3 नंबर पे आप देख सकते हैं आपके भाइयों का, आपके साहस का, पराक्रम का, आपके आभूषण, आयुष्य, आयु कितनी होगी, आयु क्यों यहां से देखा जाता है? क्योंकि अष्टम से अष्टम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आयु का है। यहां पर देखिए मैंने आयु लिखा है, आयु से आयु यानी अष्टम से अष्टम, इसलिए यहां से भी आयुष्य का विचार किया जाता है। खांसी, श्वास, इन रोगों का विचार किया जाता है, गायन का भी विचार यहां से किया जाता है। अब इनके बारे में कोई भी पूछता है या अपने बारे में जानना चाहे तो इन बातों का ध्यान दे सकते हैं आप। यहां पर 4 नंबर है, इसमें माता और पिता के सुख का, वैसे तो ये माता का स्थान प्रमुख माना गया है, घर का, मकान का, वाहन का, सुख का ये प्रमुख माना गया है, लेकिन माता और पिता दोनों के सुख को यहीं से देखा जाता है। घर का, गांव का कहते हैं ना, और जनता का, मकान, पेट के रोग, ये पेट है, पेट के रोग का आपकी दया कितनी है उसका, यहाँ पर छल कपट ये भी यहीं से देखा जाता है। यहाँ पर कहते हैं कर्क और मकर और मीन, इसका जो उत्तरार्ध होता है वो यहाँ पर बलवान माना जाता है। यहाँ पर चंद्र और बुध अगर 2 ग्रह बैठ गए हैं, इनमें से कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं तो ये यहाँ के कारक माने जाते हैं। अब आ जाए यहाँ पर बुद्धि, पंचम स्थान से। ध्यान रखिए कुंडली कोई भी हो, देखना इसी प्रकार है, जैसे आपके यहाँ पर 5 पढ़ा 6 पढ़ा, इससे मतलब नहीं है। जो चीज मैंने लिख दिया है उस भाव से देखना उसी चीज को है, नंबर कोई पढ़ा हो, ये ध्यान रखिएगा। बुद्धि, आपकी बुद्धि का ध्यान देखना है तो यही 5 नंबर से देखिए, यानी इस स्थान से देखिए। 5 नंबर से मतलब नहीं है, इस स्थान से देखिए। संतान देखना है, इस स्थान से देखिए। विद्या है, नौकरी है, प्रेम, ये प्रेम का प्रमुख स्थान माना गया है। ज्ञान और प्रेम और संतान, इनका ये प्रमुख स्थान माना गया है। और अनायास धन की प्राप्ति हो जाती है, तभी इसी को देखना है। जठराग्नि, गर्भाशय, ये सब चीजें यही देखी जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए
तो संतान में बहुत दिक्कत करता है, इसीलिए यहाँ पर गर्भाशय का विचार किया जाता है। गुरु यहाँ का कारक होता, अगर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो शुभ माना जाता है, इसलिए गुरु यहाँ का कारक होता है। इसके बाद 6 नंबर से हम क्या देखते हैं, यानी ये छठा स्थान, जब इसको हम 1 मानेंगे तो यहाँ से छठा स्थान। शत्रु आपके कैसे हैं, कितने, क्या कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चिंता, भय, शंका, रोग, पीड़ा, ऋण, यश, अपयश, फोड़ा, फुंसी, ये सब यही देखा जाता है। यहाँ पर कारक शनि और मंगल होता है। कहते हैं यहाँ पर शनि अगर अकेला बैठ जाए या मंगल ही बैठ जाए, कोई भी पापग्रह बैठ जाए, राहु बैठ जाए तो क्या कहना। इसलिए अगर बैठ जाए शत्रुओं का स्वयं विनाश कर डालता है। यहाँ पर मामा के बारे में भी विचार किया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। मामा के बारे में विचार करना है, क्यों? मामा कौन? विचार कीजिए, माँ के भाई। तो तुम अपने भाई बहन को, जब ये तुम हो, यहाँ पर तुम हो, तो तुम अपने भाई बहन को देखते हो कहाँ से? तीसरे स्थान से। 1 2 3। अब तुम्हारी माँ का स्थान यहाँ है, तो माँ के स्थान से इसको छाटिए, यहाँ से तीसरा कौन हुआ? 1 2 3, यानी माँ का भाई 3। यहाँ से माँ के भाई बहन यहाँ से देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे 7 नंबर में। यहाँ पर स्त्री, मैथुन, स्वास्थ्य, जनेंद्रिय, विवाह, व्यापार, बवासीर का रोग, ये सब चीजें यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि अगर यहाँ पर है तो अत्यधिक बलवान मानी गई है। वृश्चिक राशि यहाँ पर बलवान मानी गई है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है व्याधि, कौन सी व्याधि? बड़ी व्याधियां। आयु, कितनी आयु है, अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट, जीवन कितना है, मरण कितना, कैसा क्या होगा, वो सब चीजें यहीं से। चिंता, ऋण, संकट, ये सब यहीं से। और शनि जैसे यहाँ के कारक, ऐसे शनि यहाँ भी कारक है। 6 8 12 इनको कभी अच्छा नहीं माना गया है, जिसमें 8 और 12 को विशेष खराब बात माना गया है, तो इसलिए शनि को यहाँ कारक माना गया है। शनि यहाँ पर अगर बैठ जाएं तो विशेष खराब परिणाम नहीं देखें, कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी देते हैं, जैसे आयु को बढ़ा देते हैं, पहला ही लाभ है। शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो आयु बढ़ गई। ऐसे ही अब आ जाइए 9 नंबर। पूरी कुंडली के अंदर जिस प्रकार से मैंने कहा कि छठा स्थान, 8वां और 12वां, इनको हम खराब मानते हैं, उसी प्रकार से पंचम और नवम और लग्न, इन तीनों को सबसे शुभ मानते हैं। और इन तीनों में इसको हम ज़्यादा शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा भाग्य है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी तपस्या है, इसलिए इसको हम सर्वाधिक मानते हैं। ये भक्ति भी है, यहाँ से भक्ति भी देखते हैं। अब यहाँ पर तुम भाग्य देखिए, अपनी विद्या देखिए, और तप, धर्म, दान, प्रवास, तीर्थ यात्रा, ठीक है, दान, पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पर कारक कौन होते हैं? शनि और गुरु, ये कारक हो जाते हैं यहाँ के। अगर शनि गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो अत्यधिक शुभ, सॉरी शनि नहीं, रवि गुरु यानी सूर्य गुरु, सूर्य और गुरु 2 में से कोई भी अगर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। आगे हम बताएंगे कि अगर अकेला कोई ग्रह कारक जहाँ का वहाँ बैठ जाता है तो उसकी हानि भी करता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। पहले इनको समझ लीजिए। मैं 2-4 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जो अगर आप पूरे देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा कुंडली देखने का। अब आ जाए 10 नंबर में। यहाँ क्या देखते हैं? 10 नंबर भी बहुत महत्व रखता है पूरी कुंडली के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका कर्म है, यहीं से आपका जीवन, पूरा जीवन चलता है, इसलिए ये बहुत ही प्रमुख स्थान है, केंद्र है। और इसके अलावा राज्य, मान सम्मान, यश, नौकरी, पिता, व्यापार, अधिकार, नेतृत्व, ये सब यहीं से देखा जाता है। इसमें मेघ, वृष और सिंह तथा मकर, इनका पूर्वार्ध और धनु का उत्तरार्ध, ये बलवान राशियां होती हैं। और रवि, बुध, गुरु, शनि, ये 4 कारक यहाँ पर होते हैं। यानी सूर्य को भी यहाँ का कारक माना गया, बुध और गुरु और शनि, इन सबको यहाँ पर कारक माना गया। इन चारों में से कोई बैठ जाए तो ये सब अच्छे परिणाम देते हैं, काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं। इसी प्रकार से 11 नंबर में आ जाइए। 11 नंबर में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गज बने हाथी। आप हाथी घोड़ा का जो देखा जाता है वो यहीं से देखा जाता है। रत्न, कितने रत्न होंगे आपके पास, और संपत्ति, ऐश्वर्य, लाभ, आय, ये सब आय है, लाभ है, ये सब यहीं से देखा जाता है। यहाँ के कारक गुरु होते हैं, गुरु यहाँ के कारक होते हैं जो अत्यधिक अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये आपने देख लिया। और इसके बाद 12 नंबर में आ जाइए। 12 नंबर को मैंने कहा ना बुरा स्थान माना गया है, तो हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन, रोग, जेल, मुकदमा, ये सब 12वें स्थान से देखा जाता है। यहाँ पर भी शनि, जितने भी 6 8 12 हैं, इन तीनों स्थानों के शनि कारक हैं। क्यों?
क्योंकि शनि यहाँ अगर बैठ जाएं तो अच्छा परिणाम देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर करा देते हैं। जैसे राहु भी अगर बैठ जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देते हैं। और शुक्र 12 में सबसे अधिक शुभ परिणाम देते हैं। शुक्र को यहाँ पर सर्वाधिक शुभ माना गया है। केतु को भी यहाँ पर शुभ माना गया है, क्योंकि मोक्ष का प्रदाता अगर यहाँ पर बैठ जाए केतु तो मोक्ष दिलाने में संपूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई, इन बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने एक एक बात, एक एक चीज़ आपको बहुत ही ढंग से समझा दिया है और बता दिया है कि एक नंबर, यानी नंबर कहीं भी कोई पड़ा हो, बिल्कुल यही, कुछ बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुंडली कोई भी हो, कोई भी नंबर कहीं पड़ा हो, यहाँ पर 10 नंबर पड़ा हो, देखेंगे आप 10 नंबर ही, यानी मकर का स्वामी कौन? शनि, यानी 10 नंबर का स्वामी शनि। फल कैसे देंगे? यहाँ पर ये, अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा है, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर सूर्य बैठा है और मान लीजिए वो 3 ही अंश पर है। अब तुम देखना चाहते हो कितना फल देगा। अब सूर्य यहाँ का कारक भी है, अच्छा भी है, शुभ भी है, लेकिन बैठा 3 अंश पर है। तो अब 3 अंश का सीधा मतलब क्या हुआ? 0 से 6 अंश, यानी बाल अवस्था। अब बाल अवस्था का मतलब कितना फल देगा? कम फल देगा, जितना देना चाहिए उतना नहीं देगा। तो इसी प्रकार से कोई भी ग्रह है, इनको देख करके भी, इनकी अवस्थाओं को देख करके भी हम विचार करेंगे कि उसके अंदर कितना बल है, कितनी ताकत है, किस आधार पे हमें अपना फल देगा वो ग्रह। तो ये हमने जो समझाया, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। और ये पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो इसी के बाद हम कुछ और वीडियो बनाएंगे जो कुंडली कैसे देखें। यहाँ तो भाग 1 हम डाल देंगे, जो हम नए तरीके से बना रहे हैं, समझा रहे हैं। भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 करके हम अब बनाएंगे। उनको आप क्रमशः अगर 4-5 वीडियो आप देख लेंगे पूरे, तो ये निश्चित आप जानिए कि आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं, योग्य ज्योतिषी बन सकते हैं। ज्योतिष को आप अच्छी तरह से, किसी की कुंडली हो, ज्योतिष के माध्यम से उसका आप अच्छी तरह से फलादेश कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एक एक चीज बता सकते हैं। तो देखते रहिए, अगले वीडियो को हम आप लेकर आते हैं आपके पास भाग 2, कुंडली कैसे देखे भाग 2 अगले वीडियो में।